वेल, हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आई गेस ये हमारी फर्स्ट वीडियो है कि हम इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। तो बेसिकली कोई भी प्लेटफॉर्म सीखने का एक अच्छा मीडियम होता है एज स्कूल्स आर ऑलरेडी क्लोज्ड। तो बेसिकली दिस वीडियो हैज़ बीन मेड बाय मी just to share that what are those techniques in which we can approach the question paper in a way that it don't appears tough to us. इट मीन्स हम अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें क्वेश्चंस को किस तरह से पढ़ें या समझें कि वो हमें कठिन ना दिखाई दें उन सिचुएशंस में जहाँ पर क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट किस्म के नहीं हैं और बहुत स्ट्रेट आंसर्स नहीं मांगे गए हैं। ऑल इन ऑल, अगर ऐसी सिचुएशंस आ जाए कि बहुत सारे क्वेश्चंस एनालिटिकल बेस्ड हैं या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, तो उन कंडीशंस में क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें, देयर आर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स. First of all, the very basic thing that you have to keep yourself calm and relaxed throughout the whole question paper or throughout the whole exam itself. दैट इज़ लाइक ऐसा है कि सुनने में आसान लगता है मैम, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे एंग्जाइटी होती है. दैट वी विल डिस्कस लेटर कि उस सिचुएशन में हमको क्या करना है. बट बिसाइड्स दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ टिप नंबर 1. For the whole book itself, you have to maintain a copy and a diary. Whatever you just want to prepare or maintain, you have to pick one. और पूरी बुक के अंदर you have to divide the chapters according to the sections. Like if you are taking the physics as first chapter, as first section, आप फिजिक्स में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको क्या करेंगे, चैप्टर वाइज उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में भी सिर्फ कीवर्ड्स उसको एक जगह फ्रेम आउट कर देंगे. यू नीड नॉट टू लाइक कॉपी इट फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल और लाइक एनी इंटरनेट रिसोर्स. वट यू हैव टू डू इज़ आपको बुक में से ढूंढ करके आपके जो भी सपोर्ट मटेरियल्स हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स हैं, जो भी एनसीईआरटीज़ हैं, जो भी रिसोर्सेस आपके पास में हैं, आपको मैनुअली उस डायरी पर आपको पेन आउट करना है उन चीज़ों को. होगा ये कि उस पेन राइटिंग के ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिमाग के अंदर आपके ऑलरेडी घुस जाएंगी. आप कहीं से कॉपी किया हुआ कंटेंट ले लेते हैं, चाहे वो टीचर के थ्रू हो, चाहे वो बाहर के थ्रू हो, आपका जो सेल्फ वर्क वाला पार्ट है वो मिस आउट हो जाता है. दिस यू हैव टू डू फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर्स. आप इसको डिवाइड कर लेंगे कुछ दिन के लिए टाइम फ्रेम के अंदर कि लाइक इन द 3 days आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क फॉर फिजिक्स पोर्शन, एंड देन लेटर ऑन यू विल स्विच टू केमिस्ट्री सेक्शन, एंड देन लेटर ऑन टू योर बायोलॉजी सेक्शन. इन दिस वे, इन अ वीक और 2, वट एवर योर पेस इज, आपकी जैसी भी रफ्तार है, आपके पास 1 या 2 हफ्ते के अंदर पूरी बुक के स्पेशली जो फॉर्मूला अलॉन्ग विद एसआई यूनिट्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे. इट विल बी हार्डली लाइक 25 to 30 पेजेस ओनली. जस्ट ट्रस्ट मी, मैंने अपने पर्सनली खुद के टाइम पे किया हुआ है. बहुत सारे पेजेस नहीं बनते हैं, बट क्योंकि आपके हाथ के लिखे हुए हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर याद रहते हैं. ये आपके पास हैंडी होने चाहिए बिफोर द एग्जाम्स. एंड व्हेन इट कम्स द डे ऑफ एग्जाम, whenever you start reading the question paper, all those things must be going behind your head first. एंड उसमें से कोई भी अगर न्यूमेरिकल या कोई भी फॉर्मूला आपको ट्रिकी लगता है, आपको लगता है कि बार बार आप उस चीज़ को भूलते हैं, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम इटसेल्फ आप उसको लास्ट वाले पेपर पे, रफ पेपर पे लिख लेंगे. जब आपको राइटिंग के लिए बोला जाता है, अलाउ किया जाता है, वहाँ पर उसको लिख लेंगे ताकि अगर एग्ज़ाम के बीच में वो क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको मिस आउट ना करो या मिंगल अप ना करो. एक तो ये डायरी बनाने का काम आप बिफोर एग्जाम्स, इनफैक्ट इसी वीक में आप कंप्लीट कर लेंगे छुट्टी के अंदर. दूसरी चीज़ ये है कि वाइल रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, जो 15 मिनट का टाइम आपको इनिशियल स्टेट्स में दिया जाता है, दैट इज़ जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस ओनली. वो समय होता है पूरे एग्ज़ाम को स्ट्रेटेजाइज करने का, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को स्ट्रेटेजाइज करने का. ड्यूरिंग दैट टाइम आपको लिखना अलाउ नहीं होता है उस समय क्वेश्चन पेपर में, बट यू कैन जस्ट सिंपली पुट ए डॉट जस्ट टू कीप योर सेल्फ रिमाइंडेड कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. उससे होगा क्या
कि आप पजल्ड अप नहीं होंगे, आप बिखरे बिखरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे। उस ड्यूरेशन में ही आप ये चेक कर लीजिए कि कौन सा वाला क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आया हुआ है और कौन सा वाला क्वेश्चन मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, एंड जस्ट ट्राई टू फॉलो इन ऑर्डर वाइल अटेम्प्टिंग योर आंसर। आप अपना आंसर प्रैक्टिस करते टाइम एक ऑर्डर बना के रखने की कोशिश करें, जिससे आपका भी मन ना बिखरे और आंसर राइटिंग भी बिखरे नहीं। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि आपको जो जो क्वेश्चंस आते हैं आप उन 15 मिनट में ही डिसाइड कर लेंगे। ये थी आपकी टिप नंबर 2। आफ्टर दैट, वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, आपको मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन आता था और आपने उसको रीड आउट करना स्टडी किया, आपको उसके बारे में थोड़ी नॉलेज है। जनरली जो पार्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पार्ट्स से 4 से 5 पार्ट्स आ रहे हैं, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो पार्ट्स इंटर रिलेटेड होते हैं, राइट? उसमें से पहले पार्ट का आंसर कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट से, सेकंड का फर्स्ट पार्ट से, एंड सो ऑन इंटरकनेक्टेड होता है, खासकर केस स्टडी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। तो उसमें आपको बहुत क्लोज आई रखनी है कि अगर एक का आंसर आपको अगर हल्का सा हिंट आ गया तो आप बाकी 3 से 4 पोर्शंस का आंसर उसके सिमिलर फैशन में लिख सकते हैं। ये आपको बहुत स्मार्ट काम करना पड़ेगा। एंड इसका जो बेसिक है ना बेटा, एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में सिर्फ 2 ही चीज़ें डिमांडेड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक्स आते हों, इट मीन्स आपको उस चैप्टर के न्यूमेरिकल फॉर्मूले एंड डेफिनेशंस पता हों, और ऐसा ही आपको पूरी बुक के साथ पता हो। एंड आफ्टर दैट आप उसको क्वेश्चन में समझ रहे हो कि क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है, एंड उसके बाद में आपके राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है, दैट वी विल डिस्कस लेटर इन अदर वीडियोज। द थिंग इज, हम जो क्लासरूम में प्रैक्टिस करते हैं दैट इज़ वन पार्ट, बट जो आप अपनी इंडिविजुअल लेवल पर घर पे स्टडी करते हैं दैट इज़ योर राइटिंग स्किल्स, दैट इज़ योर स्ट्रेटेजाइजिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, योर प्लानिंग, योर थिंकिंग पैटर्न, all that what matters collectively to score well marks in the exams. And that is something which comes better, which becomes better, and which keeps on polishing with time, with practice, right? And it's not a big deal, and you can achieve it in course of time itself. Like there was a question of like a metal X combines with a non-metal Y by the transfer of electrons to form a compound Z, and 3 sections were being asked. State the type of bond in compound Z, what will be the physical nature of compound Z, and will this compound dissolve in kerosene or petrol? See, these 3 questions are interrelated. First of all, in the first part, the type of bond has been asked. It is quite obvious you would be able to answer this question only and only if you know the 3 types of bonds that takes place within these elements. And for answering that thing, you need to know what kind of elements are there inside the periodic table, and you need to go to that periodic table wala chapter. But the irony is that that chapter has been deduced and deducted from the syllabus. That portion is missing over there. So it's our duty, whether it is in syllabus or not syllabus, we should know the periodic arrangement of the elements over there, and we should be able to recall and remember the atomic numbers of elements till 36 or at least till 20. जब आपको 20 तक के एटॉमिक नंबर याद होंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है कोई भी एटम ईजिली, बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, राइट? तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स ईजिली दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, वहाँ पे आयंस फॉर्म होंगे, दैट इज़ योर एनायंस एंड कैटायंस। तो इस तरह की सिचुएशंस में जहाँ पर आयंस, एनायंस एंड कैटायंस अगर जहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, तो उस केस में क्या बनेगा, आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो देयर विल बी एन आयनिक बॉन्ड, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द फिजिकल नेचर ऑफ कंपाउंड Z। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चा,
इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाना था दैट वाज ओनली इन द फर्स्ट पार्ट। अब इसमें सेकंड पार्ट के अंदर आपको अगर ये नेचर पता लग जाए कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं दो तरह के, एमॉर्फस या फिर क्रिस्टलाइन होते हैं, है ना, वो चैप्टर में से आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद में विल दिस कंपाउंड डिजॉल्व इन कैरोसिन और पेट्रोल। तो नेचुरल सी बात है, अगर आपकी कॉमन सेंस लगा के देखें, जो सोडियम एंड लिथियम होता है उसको तो हम प्रिजर्व करते हैं ना बेटा उसके अंदर, कैरोसिन के अंदर, तो वो डिजॉल्व अगर हो जाता है उसके अंदर तो उसको हम प्रिजर्व कैसे कर पाते। आपको अगर याद होगा कि सोडियम को हम कैरोसिन के अंदर डार्क बॉटल्स के अंदर कवर करके रखते हैं सो दैट उसमें आग ना लगे, क्योंकि हाईली इन्फ्लामेबल होता है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जब उसको हम ब्राउन बॉटल्स के अंदर प्रिजर्व करके रख रहे हैं, तो क्वेश्चन देखो, दे आर नॉट डायरेक्टली आस्किंग इट, दे आर इनडायरेक्टली आस्किंग कि लाइक वो कैरोसिन या पेट्रोल में डिजॉल्व हो पाते हैं? नो दे डोंट। तो उसके लिए पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये जो बात चल रही है ये शुरू के मेटल्स की बात चल रही है, एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात चल रही है। तो इस तरह से आप कोरिलेट करते चले जाएंगे। और देखो एक क्वेश्चन था इसमें, इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 joules ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लॉयन, हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स, एक्सप्लेन। अगर आप लोगों ने एनवायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज योर 10% लॉ ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को तो समझते हैं लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं। वो 10% लॉ समझ रहे हैं, उसको वैसा समझा कर भी आ रहे हैं कि 10% लॉ ऐसा ऐसा होता है, बट वो ये नहीं सोच रहे कि 100 जूल एनर्जी किसके पास रह रही है, लॉयन के पास में। लॉयन कौन से लेवल के ट्रॉफिक लेवल पे आता है, सबसे टॉप लेवल कंज्यूमर में आ रहा है। कंज्यूमर के पास सबसे कम एनर्जी बचेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऊपर 100 जूल्स बच रही है तो नीचे से कितनी एनर्जी जा रही होगी, रिड्यूस होके, राइट। प्लांट को लायन किसको खा लेता है, लायन खाता है किसी दूसरे जीव को, मान के चलिए डियर है, और डियर किसको खा रहा है, ग्रास को खा रहा है। तो ग्रास के लेवल पे जो भी होगी, कुछ भी समझ लो, x% मान लो, x% का 10% सेकेंड स्टेप पे, और लास्ट है आपका 100 जूल्स है, राइट। तो 1000, अगर आप इसको 10,000 है, 10,000 का 10% कितना बचा, आप खुद कैलकुलेट करके देखिए। तो इस केस में आपको रिवर्स इस तरह से कैलकुलेट करना है कि अगर 100 जूल्स लास्ट वाले स्टेप पे बच रही है तो इनिशियल स्टेट्स में कितनी रही होगी कि कट छांट करके वो 100 जूल तक रह जाएगी। उसके बाद में कुछ एक आध क्वेश्चन हम लोग देख ले इस चीज़ को, कि एक क्वेश्चन था 35, व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू मेनी पीसेस। सी, आपको ये तो पता होगा प्लेनेरिया एक एनिमल कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, प्लांट नहीं है। तो प्लेनेरिया के अंदर जब वो कट करके न्यू इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको ऐसे किसी भी प्रोसेस को जिसमें से उसका पार्ट डिवाइड होके नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड रीजनरेशन में यही डिफरेंस है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका प्लांट्स में होता है, रीजनरेशन आपका एनिमल्स में होता है। तो आपको पहले उस प्रोसेस का नाम लिख के फिर साथ में उसके बाद में आपको क्या मेंशन करना है कि वो ग्रो करके नए इंडिविजुअल्स में आ जाएगा, एंड देन रीजनरेशन। एंड एक सबसे ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 38 था, कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज द मेथड बाय विच डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इज एस्टैब्लिश्ड इन ए स्पीशीज। द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। The normal chromosomes other than the sex chromosomes of an individual are known as autosomes. अब ये क्वेश्चंस का आप सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, दे आर जस्ट ट्राइंग टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड बेसिकली, कि लाइक आप कॉन्शियस तो हैं रीड करते टाइम या नहीं। अब दे आर आस्किंग, ए कपल हैज 2 daughters, एक दंपत्ति है, उनकी 2 बेटियां हैं, राइट। ऐसे एक पेरेंट है, उसके 2 बच्चे हुए, पहली भी बेटी हुई, दूसरी भी बेटी हुई।
अब क्या संभावना है कि उसका जो तीसरा बच्चा है वो भी बेटी ही हो। आप इसको ये इस तरह से ऐसे नहीं होता कि पहली बेटी में सारे एग्स कंज्यूम हो गए, दूसरे में एग्स कंज्यूम हो गए तो तीसरा बेटा ही होगा। हमें उससे मतलब नहीं है बच्चे। पहला बच्चा जो भी हुआ, सेकंड बच्चा जो भी हुआ, तीसरे बच्चे में अगेन सेम ही पेरेंट काम कर रहे हैं। मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम ही है और फादर के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ही है। तो आप क्या कॉम्बिनेशन बताएंगे? माँ और पिता के कॉम्बिनेशन से हमेशा दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, राइट? तो लड़की होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 50-50 होगी, नेचुरल सी बात है। तो प्रोबेबिलिटी 1/2 या 50% चांसेस हो गए। इट वॉज लाइक क्वाइट अ स्ट्रेट क्वेश्चन but a bit trickier. You have to put the right words while writing that answer. And then comes your second question: what is the number of autosomes present in liver cells of a human female? See beta, number of autosomes, two types of chromosomes are there, like your autosomes which does not take part in any gamete formation, and then your sex chromosomes. Those are specialized chromosomes. Those are found in your genital organs or those cells which are responsible for your gamete formation. अब ऑटोजोम्स का नंबर फिक्स्ड है बच्चे, दैट विल बी ऑलवेज 22. तो स्मार्ट आंसर वॉज ऑटोजोम्स हमेशा 22 जोड़े या 22 पेयर्स ही होते हैं. इट मीन्स 44 या 44 क्रोमोसोम्स ऑटोजोम्स कहलाएंगे. बचे हुए 4 क्रोमोसोम्स या 2 क्रोमोसोम्स या फिर 1 पेयर आपका कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम्स. तो अब वो लीवर सेल हो, फैट सेल हो, कोई सा भी सेल हो, उसमें नंबर ऑफ ऑटोजोम्स हमेशा 22 जोड़े ही होंगे, यानी 44 क्रोमोसोम्स ही होंगे. अब इसमें है मेंशन द सेक्स क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन ए जाइगोट विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए फीमेल चाइल्ड एंड ए मेल चाइल्ड. अब दे आर आस्किंग द सेक्स क्रोमोसोम पेयर इन अ जाइगोट. जाइगोट क्या होता है? जाइगोट वो पहला सेल है जो मदर एंड फादर से आ रहे क्रोमोसोम से मिलने के बाद बनता है, राइट? तो मदर एंड फादर से मिल के आने वाले क्रोमोसोम से जब वो बना तो उसको हम बोलेंगे, उसमें एक क्रोमोसोम तो मदर से आया, एक क्रोमोसोम फादर से आया. तो एक्स अगर मदर से आया, वाई अगर फादर से आया, तो आपका बन गया, क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपका मेल चाइल्ड. और अगर दोनों से ही एक्स क्रोमोसोम आया तो इट विल बिकम अ फीमेल चाइल्ड. तो आपको क्रॉस करके बताना था. ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे पर क्वेश्चंस के हिसाब से, क्वेश्चन टू क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में. बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि किस तरह से आपको इसको अप्रोच करना है, कि आंसर राइटिंग किस तरह से करना है. तो ऑन एंड ऑल आपके लिए पेपर इजी. इट्स नॉट अबाउट ओनली दिस क्वेश्चन पेपर. इन फ्यूचर आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम लिखने होंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे जिसमें आपको बस ये एक्सपेक्टेड होगा कि एक आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे आप इंटरमीडिएट हैं और आपको बेसिक्स आते हैं. नाउ दे जस्ट वांट टू ट्राई टू टेस्ट योर एनालिटिकल स्किल, कि आपके पास नॉर्मली डेटा दे दिया जाए, नॉर्मली इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, आप उसमें से क्या कंक्लूड करते हैं, आप उसमें से क्या समझ करके निकालते हैं. दे जस्ट वांट टू टेस्ट योर ब्रेन पावर, राइट? तो वो प्रैक्टिस बेटा अभी से आप लोगों को करनी है और उसके लिए हमको धीरे 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 हैबिट में आना पड़ेगा. जस्ट मेक इट ए हैबिट, नॉट ओनली फॉर साइंस, इवन फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स लाइक इवन हिंदी ऑल्सो. आप हिंदी इंग्लिश को इतना इजीली लेने की गलती ना किया करें. कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस एंड इवन एनी अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, जो भी बेसिक्स होते हैं, मेक इट अ हैबिट कि छोटी सी डायरी बना के, पॉकेट डायरी पे उसको लिख लिया करें, स्मॉल पॉइंट्स, एंड ट्राई टू रिकैपिचुलेट, उसको रिवाइज करते रहे ब्रेन के अंदर अपने खाली टाइम के अंदर, अनटिल एंड अनलेस वो आपकी हैबिट में नहीं आ जाता. जैसे आपको ABCD हैबिट में आ गई, टेबल्स हैबिट में आ गए, आपको सब्जेक्ट मैटर की चीज़ें भी धीरे धीरे हैबिट में आ जाएंगी. एंड एक टाइम आएगा तो उसके साथ खेलना शुरू कर दोगे. ये एक रात का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ डेली प्रैक्टिस एंड ए डिसिप्लिन जो आपको अपनी हैबिट में लेकर ही आना पड़ेगा. तभी आपको चीज़ें थोड़ी सी ईजियर लग पाएंगी और वो आपके दिमाग का दर्द नहीं बनेगा लॉन्ग रन के अंदर. होपफुली जितनी भी पॉइंट्स इस वीडियो में हमने समझाए आप उस पर अमल करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको अपने डेली प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे.
and that diary or a notebook which I am asking about right here, you have to maintain it by tomorrow only and have to start writing the important questions and formulas, especially for these like analytical subjects like science, maths and other subjects जिसमें आपको डेटा इंफॉर्मेशन एक जगह लिखने की ज़रूरत होती है, उसको एक जगह पेन डाउन करिए सो दैट आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजियर लगे. Thank you and happy wishes, Beta.